So, hello everyone, how are you? Hope you all will be fine. Okay? तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 11th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स. ओके, तो अभी ना स्टार्ट करने से पहले ना एक बात, जो सेट चैप्टर है उसमें हमारे पास ये जो सेट है, वर्ड सेट, इसकी डेफिनेशन क्या है. सेट की डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़े इजी तरीके से लिखी हुई है. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके, अब ना यहाँ पे वर्ड कलेक्शन आ गया, लेकिन किस तरह की कलेक्शन को हम एक सेट बोल सकते हैं. उसके अंदर जो सबसे मेजर वर्ड आ रहा है ना हमारे पास, वो है वेल डिफाइंड. अब ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है, इसका हमारे पास मैथ्स के अंदर मीनिंग क्या है. मैथ्स के अंदर इसका मीनिंग है कि जहां पर ना हमारे पास किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हमारे पास एक यूनिक उसका आंसर मिल रहा हो. ठीक है, जहां पर ये कंडीशन हमारे पास आ जाए, वहां पर हम कह सकते हैं कि वो थिंग वेल डिफाइंड है. मैं आपको ना ये चीज एक बड़ी अच्छी एग्जांपल से क्लियर करूंगा, वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस चीज को वेल डिफाइंड कहा जा सकता है और किसको वेल डिफाइंड नहीं कहा जा सकता. ठीक है, अभी सपोज दैट मैं आपको ना ये पूछ लेता हूं कि हु इज योर फेवरेट हीरो. एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, हु इज योर फेवरेट हीरो, और आपके रिप्लाई क्या क्या आ सकते हैं. हो सकता है कि आपका रिप्लाई ये हो कि सलमान खान. इट माइट बी पॉसिबल, जरूरी नहीं है यही हो, आप में से किसी न किसी का हो सकता है. किसी का होएगा रणबीर कपूर, कोई हो सकता है यहाँ पे आमिर खान वाला, या फिर कोई हो सकता है यहाँ पे SRK, किंग खान, शाहरुख खान. ठीक है, लेकिन ये चीज वेल डिफाइंड तो नहीं है ना, क्योंकि फेवरेटिज्म का, टैलेंट का हमारे पास कोई रूल तो नहीं है ना कि हु इज मोस्ट टैलेंटेड. फेवरेट एक्टर जो है वो आपकी खुद की चॉइस से बना है. ठीक है, ऐसे में अगर पूछ लेता आपसे कि आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है, अब वही बात, इंटेलिजेंसी की हमारे पास कोई भी रूल नहीं है. कोई भी रूल नहीं है. हो सकता है कि कोई बच्चा मैथ में अच्छा है और मैथ वाला टीचर बोल दे कि ही इज द बेस्ट, और सपोज दैट कोई लड़की है वो साइंस में अच्छी है, उसको वो बोल दे कि शी इज द बेस्ट. लेकिन ये तो रूल तो नहीं हुआ ना. हो सकता है किसी के मार्क्स अच्छे हो सकता है किसी की नॉलेज अच्छी हो सकता है कोई बुक से ज्यादा जानता हो. तो इनमें से कोई भी रूल नहीं आया हमारे पास. ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिससे हम चीज को डिफाइन कर सकें. ये चीज वेल डिफाइन नहीं है. लेकिन अब मैं अपना क्वेश्चन चेंज करता हूं. ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया. मैंने क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इन नेचुरल नंबर्स. अब आप सबको पता ही है नेचुरल नंबर जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके. अब यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5. अगर मैं ना आपसे पूछूं, आपका आंसर होएगा 5 10 15 20 25. और अगर यही क्वेश्चन ना मैं आपके किसी दोस्त से पूछता, उसका आंसर भी यही होना था. कि मैं किसी और से पूछ लूंगा तो भी यही आंसर होएगा. और यही क्वेश्चन जाके ना मैं अगर किसी और कंट्री में भी पूछ लूंगा ना, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आंसर चेंज नहीं होएगा. हो सकता है कि 5 कुछ और बोलते हैं. ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल, पर उनका आंसर चेंज नहीं होएगा. दिस इज द यूनिक आंसर, दिस इज द नो कंफ्यूजन आंसर. इस तरह की इस तरह की जो कलेक्शन हमारे पास होती है, उसको हम बोलते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. इस तरह की कलेक्शन को हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल देते हैं. तो जो मैंने वर्ड बोला था ना कि जो सेट जो है वो हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, मेरे पास उस वेल डिफाइंड का मीनिंग ये था, जहां पे हमारे पास कंफ्यूजन का मीनिंग ही नहीं हो, जो चीजें यूनिक हो. ये देखो, ये बिना इसमें ना हमारे पास कंफ्यूजन भी हो सकती थी, चीजें यूनिक में भी ना हो, लेकिन यहाँ पर फिक्स थिंग्स हैं, चीजें वेल डिफाइंड डिफाइन है कि 5 मल्टीपल्स कौन से आएंगे. ओके, होप यू विल गेट इट. अगर आपको चीज ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो कि सर इसको किसी और एग्जांपल से दोबारा बता दो. आई हैव नो प्रॉब्लम फॉर दैट. ओके, उसके बाद जो वर्ड है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लगा लो या वर्ड डिफरेंट लगा लो. इसका मीनिंग क्या है कि जब हम ना बात करते हैं ना इस कलेक्शन की, इस कलेक्शन में ना हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ही होने चाहिए. जैसे मैं पहले एक बात बता दूं, जो सेट है ना, हम उसको क्या करते हैं, इस ब्रैकेट्स के अंदर शो करते हैं. कुछ ऐसी ब्रैकेट्स होती हैं. ठीक है,
ये ब्रैकेट में कैसे एलिमेंट लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सपोज दैट ये 6 एलिमेंट्स है, ये इन ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया। लेकिन सपोज दैट अगर हमारे पास कोई एलिमेंट 2 या 3 बार आ जाए, जैसे मान के चलो कुछ ऐसा आ गया, तो अब ये हमने बात करी डिस्टिंक्ट की, तो ये एलिमेंट ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें सिर्फ एलिमेंट डिस्टिंक्ट ही लिखे जाएंगे। ठीक है, एक ऐसी कलेक्शन करनी है, सेट एक ऐसी कलेक्शन में एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, ऐसे नहीं होएगा कि कोई एलिमेंट रेपिटेशन में आए। ओके, अब एक दो एग्जांपल आपको और बताता हूँ तो थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे मैं ना, हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको बताना, आप बताना ये सेट होएगा या नहीं होएगा। तो द कलेक्शन ऑफ 10 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो सपोज कीजिए, सोचिए ये सेट होएगा या नहीं होएगा। आफ्टर पोजिंग मैं आपको बता देता हूँ कि सेट नहीं होएगा। क्यों? यहाँ पर ना हमारे पास देयर इज नो डेफिनेट रूल टू डिफाइन इंटेलिजेंसी। अगर कोई डेफिनेट रूल नहीं है डिफाइन करने के लिए, दैट मीन्स हमारे पास वो चीज़ वेल डिफाइन ही नहीं है, तो ये सेट नहीं है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल ये है आपके पास, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये मैं वर्ल्ड में कहीं पर भी पूछ लूँ, वी ऑलरेडी नो दैट इट विल बी ए ई आई ओ ई। सो क्लियरली ये हम पता कर सकते थे। तो ये हमारे पास एक कलेक्शन है ऐसी, जिसके अंदर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं और मेजर बार सबसे जिसपे सेट की डेफिनेशन टिकी हुई थी, ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास एक सेट बनेगा। हम छोटी सी एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज दैट हमारे पास सेट की फॉर्म ना कुछ ऐसी है, एक्स सच दैट, आपको क्या करना है, ये चीज़ें जो भी इसका सोल्यूशन सेट होएगा, ठीक है, एक एक्स ऐसा नंबर है जो इस चीज़ को हमारे पास लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अब देखा जाए ना, एक्स माइनस वन स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 बार बना ली, लेकिन हमारे पास ऐसे नहीं लिखा जा सकता। अभी मैंने आपको बताया था ये चीज़ एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, दैट मीन्स सिंगल टाइम लिखा जाएगा। एक्चुअली मैंने ये वाली एग्जांपल ही आपको तो दी थी ये बताने के लिए, कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपको एक सिंगल एलिमेंट बताना पड़ेगा जहां पर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे। इस बात को खास ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास बात डिस्टिंक्ट की हो रही है तो आपने डिस्टिंक्ट ही बात करनी है, सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीटेड फॉर्म में नहीं आते। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद ना हम अब डिस्कस करते हैं कि सेट को कितने तरीके से प्रेजेंट करा जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई थी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले बात, हमारे पास ना किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और एक होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। हम पहले रोस्टर फॉर्म की बात कर लें। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास क्या होएगा, all the elements of a set are listed, the elements are being separated by commas and or enclosed by brackets। मीनिंग ये है कि हर एलिमेंट से सेट में लिखा जाएगा, हर एलिमेंट लिखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मैंने भी बताया था ना, 5 मल्टीपल्स तो क्या हो जाएंगे, 5 10 15 20 25 इस फॉर्म में लिखे गए। ठीक है, और सपोज दैट अगर मैं बात करता सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो किस तरीके से लिखे जा सकते थे, ये कुछ इस तरीके से लिखे जा सकते थे, जैसे 1 2 3 4। अब सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हम इसको ये प्रेजेंट कर दिया एंड सो ये आगे चलते जा रहे हैं और सेट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट लिखे गए ना हमने, ये सारे के सारे हमने लिखे एक कॉमर्स की फॉर्म में, ये हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट पर्टिकुलर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने को बोलते हैं, ये होती है किसी भी सेट की एक रोस्टर फॉर्म। अभी ना हम बात करते हैं
कि ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इसमें क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, जो सेट के एलिमेंट्स है ना, ये एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखे जा सकते हैं। इनको ना एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है। अब ये ऐसे पता नहीं लगेंगे, इसको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी प्रेजेंट करेगी, ठीक है, विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, जिसको कोई और एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको सिर्फ वही एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे जो सेट में आने चाहिए। आपको एग्जांपल देता हूँ इस बात के लिए भी। अब सपोज दैट मैंने ना कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, एक सेट बनाया। और एक बात और, ये जो मैं बार बार ए बी सी लिख देता हूँ ना कई बार, अब जैसे मैं लिखना स्टार्ट करें, तो ना जो सेट को जब लिखना होता है यूजली यूजली हम क्या करते हैं कि इसको ना हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इस बात को खास ध्यान में रखिएगा, यूजली जो सेट है वो हमारे पास एक कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो मैंने एक सेट लिखा ए, उसमें एक एक्स है। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एक्स चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्स इज अ वाउल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स में वाउल को प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स, अब देखो ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर देखो मैं इसको ना रोस्टर फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ए ई आई ओ ई, ये होना चाहिए था। ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब देखो जो मैंने ऊपर बात बोली थी, एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल प्रॉपर्टी ने इन पांचों को डिफाइन कर दिया, ठीक है। वो जो बोला था ना, नॉट पोसेस्ड बाय आउटसाइड द सेट, और कोई भी इसके अलावा जो एलिमेंट है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग पता है क्या है, किसी एक स्टेटमेंट में, किसी एक इक्वेशन में, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी में इसको सेटिस्फाई कर देना। ये हमारे पास जरूरी नहीं है ऐसे ही आएगा। हम जो पीछे पढ़ के आए हैं, ये देखो, हम इसको भी लिख सकते थे। अगर इसको लिखा जाए, मान को मैंने इसको बी सेट लिख दिया, इस वाले को, ठीक है। अगर मैं फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n। एन का मीनिंग क्या है, हमारे पास जो एन है वो क्या होएगा, वो कुछ ऐसा होएगा, एक से लेकर 5 के बीच में, ठीक है। एन एक या एक से बड़ा, 5 या 5 से छोटा, एन इज नेचुरल नंबर, होगी वही बात होगी। अब इसको लिखने का तरीका भी चेंज करा जा सकता है। हो सकता था हम इसको ऐसे लिख देते, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड अ नेचुरल नंबर, तो भी वही बात होगी, तो कोई फर्क तो नहीं आया। इसको हम ना कई बार अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज दैट हमने अगर ऐसा लिख दिया, एक्स, मैंने पीछे एग्जांपल दी थी इस चीज की, ये लिख दिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आएगी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इक्वेशन स्टेटमेंट या इसके इक्विवेलेंट कोई प्रॉपर्टी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से पॉज लेके, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, आप इसको आसानी से देख सकते हो। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके बारे में कि इसके अलावा हमारे पास क्या कुछ आ सकता है। अब ना एक वर्ड पढ़ेंगे जो ये आपके सामने लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। अब इन दो बातों का हमारे पास मीनिंग क्या है। एक्चुअली ना इनका मीनिंग हमारे पास ये है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। एग्जाम्पल से आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ना हम पीछे पढ़ के आए थे, हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये वाले। मैं बार बार सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको दिक्कत वैसे नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी ना अगर मैं ये बताना चाहूँ कि 10, ये जो 10 है इसके अंदर है या नहीं है, इसको लिखने का तरीका रहेगा 10 बिलोंग्स टू, ये है इस बिलोंग में, ये बताने के लिए 10 जो है ये इस एलिमेंट के अंदर है। अच्छा, अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर ना होता तो कैसे लिखा जाता, जैसे इसके अंदर 7 नहीं है, तो इसके लिए मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, 7 डजंट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अगर मैं 1 से लेकर 25 तक नंबर लिखूंगा ना, कुछ ऐसे लिख जाऊंगा, 1 डजंट बिलोंग्स टू ए, 2 डजंट बिलोंग्स टू ए, 3 डजंट बिलोंग्स टू ए, 4 डजंट बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। समझ रहे हो?
तो हमारे पास जो ये लिखने का तरीका है ये इसलिए लिखा जाता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना हम कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, तो सेट थ्योरी में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स का बड़ा यूज होएगा। हम ना कुछ पर्टिकुलर सेट्स की बात करेंगे, जिसमें ना हमारे पास फर्स्ट चीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एन से। एन मीनिंग एन प्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। अब आपको पता है ना नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, एन प्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। ये वैसे ना आप डिटेल्स में इसको 9th 10th में स्टडी करके आए हो, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक ऐसा सेट होएगा जिसके अंदर ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हमें लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जो प्रेजेंटेशन होती है डब्ल्यू से। आपको नाम सुन के पता लग गया होगा, ये बात हो रही है होल नंबर्स की। सेट ऑफ होल नंबर्स को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है। इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, नेचुरल नंबर के साथ साथ ना हमारे पास जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है हमारे पास। उसके बाद बात होती है, या तो इसको z से लिख लो या इसको लिख लो i। z और i दोनों रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं कि वो वाले काउंटिंग नंबर जो पॉजिटिव चल ही रहे थे, लेकिन पॉजिटिव तो हमने चला ही दिए थे, ये नेचुरल में चल गए थे, ये ना पीछे की ओर भी चलते हैं कुछ इस तरीके से, और नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। उसके बाद ना हमारे पास आता है Q। ये प्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स की आप बड़ी डिटेल स्टडी करके आए हो, जो कि कुछ इस तरीके से होती है कि वो वाले नंबर एक्स सच दैट, वो वाले नंबर जो p बटा क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, शॉर्ट में बोलो बटा के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, 9/10, या आप लगा लो 11/100। जो भी नंबर बटा के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन उनके ऊपर कंडीशन होती है कि एक तो नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता, एक तो कंडीशन ये होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि जो p और q है ना, ये ये दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ये दोनों के दोनों ना हमारे पास इंटीजर से निकल के आते हैं। देखो मैंने ना अब वो बिलोंग्स टू सिखाया था ना आपको, मैंने वही फॉर्म यूज कर ली। मैंने ऐसे नहीं बोला p एंड q आर इंटीजर्स, मैंने सीधा लिख दिया p q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और आगे से आप धीरे धीरे करके इन्हीं चीजों की आदत डालोगे। तो ये हमारे पास आ गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ना सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बाद अब आपको याद कराता हूं, जो सेकंड थिंग आपने पढ़ी थी वो क्या थी, इरेशनल नंबर्स। सेट के बारे में बताऊंगा, सेट में इसको कैसे लिखेंगे, फिलहाल इरेशनल नंबर की बात करते हैं। अब जो इरेशनल नंबर है ना, अगर मैंने ये बता दिया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में वो एलिमेंट आते हैं जो बटा की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो इरेशनल का मीनिंग ऑटोमेटिक ही आ गया, वो वाले एलिमेंट जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। जो x इज इक्वल विच कांट बी रिटन, विच कांट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p ओवर q। वैसे ना ऐसे कौन से नंबर है जिनको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, आपको याद करवा दूं। ये नंबर कुछ ऐसे होते हैं, √2, √3, √7। अंडर 10th क्लास तक आपने जो भी नंबर की स्टडी करी है इस तरह के, वो नंबर थे जिनका रूट एग्जैक्ट सोल्व नहीं होता था, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे। अगर सपोज दैट अगर √4 की बात करें तो वो 2 आ जाएगा, तो ये रैशनल में जाएगा, क्योंकि 2 के बटा में अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप स्टडी कर चुके थे। अब ना हम बात करते हैं रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन की। याद है आपने रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन भी पढ़ी थी, जो कि कुछ इस तरीके से थी हमारे पास कि रैशनल नंबर अ नंबर विच इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, रीअकरिंग या रिपीटिंग। इस बात की आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। अभी हमारे पास क्या है, आप लोगों ने ना अभी हमारे पास ये स्टडी करी थी कि नंबर इस तरीके के होते हैं। अब देखो इसकी एक स्पेशल बात है, जो 1/2 लिखा है ना मैंने, ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है हमारे पास जिसमें
आप अगर इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करो तो ये कुछ इस ऐसे लिखा जाएगा 0.5। लेकिन अगर 1/3 भी एक हमारे पास नंबर है जो कि p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जब इसको लिखोगे ना ये कुछ ऐसा होएगा 0.3333 और चलता जाएगा। आपने नाइन्थ में सीखा हुआ इसके ऊपर 0.3 बार लगा दो। अब ये ऐसा नंबर है जो हमारे पास ना टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे पास चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। अब ना आप जब कभी भी ट्राई कर लेना, जो नंबर आपके पास p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना, उनके ऊपर दो कंडीशन होंगी, या तो वो टर्मिनेट करेंगे या वो नॉन टर्मिनेट रिएक्टर होंगे। ये दोनों की दोनों डेफिनेशन रैशनल नंबर के आए। अब जब इरेशनल को स्टडी कर रहे थे, एक तो पढ़ लिया विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, लेकिन जब इसका कन्वर्स करेंगे ना इरेशनल डिफाइन करने के लिए, तो क्या आएगा, वो नंबर जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिएक्टिंग है, जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना रिपीट करते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल। इसकी एग्जांपल आपके पास ये पड़ी है, जैसे अभी मैंने बताया √2 √3 √7। जब आप √2 को सॉल्व करोगे ना, आप देख लेना कुछ ऐसा आएगा 1.4142 और आगे भी चलता जाएगा। तो क्लियर कट क्या है, ये एक ऐसा नंबर आ गया हमारे पास जो ना तो हमारे पास रिपीट हो रहा है और ना टर्मिनेट हो रहा है, चलता भी जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब जब हम ना बात करें उन नंबर रियल नंबर्स की, जब हमारे पास ना वो वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं ना जिसके अंदर हमारे पास वो पड़े हैं, रैशनल भी पड़े हैं, रैशनल भी पड़े हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल मीन्स हमने दो टाइप पढ़े, वो नंबर जो बटा के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो नंबर जो बटा के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन सबको कंबाइन कर दिया जाए, या ऐसे बोल दिया जाए कि वो नंबर जो टर्मिनेटिंग है, वो नंबर जो रिएक्टिंग है, वो नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिएक्टिंग है, उन सबका सेट इकट्ठा कर दिया जाए ना, उनकी यूनियन कर दी जाए, तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इरेशनल को मैं लिखने का तरीका ये भी लिख सकता हूँ, रियल नंबर में से माइनस कर दीजिए आप रैशनल नंबर्स को। मतलब रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर को हटा दिया जाए, इसका मेरे इस माइनस का मेरा मीनिंग ये है, रियल नंबर के सेट में से अगर रैशनल नंबर के सेट को हटा दिया जाए तो जो नंबर हमारे पास बचेंगे वो नंबर ऑटोमेटिक इरेशनल आएंगे। ठीक है, वैसे आपकी बुक में ना एक स्टेज पे आके एनसीईआरटी बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर, और उस बुक के अंदर ना एक स्टेज पे आके वहां पे ना इसको टी से प्रेजेंट करा हुआ है, लेकिन इन जनरल हम उसे r-q से ही प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये थी हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन। इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक की एग्जांपल्स को। ठीक है, अब हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जांपल्स के रिगार्डिंग। अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हो तो अभी कोई इश्यू नहीं है, आप कमेंट में डाउट्स पूछ सकते हो, तो हम आपको वो वाले डाउट्स भी क्लियर करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम एनसीईआरटी की एग्जांपल्स के रिगार्डिंग चलेंगे, जिसमें हमारे पास ना फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आप देख सकते हो, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। कहते इस सेट के जो सॉल्यूशंस है ना, उसका एक सेट बनाओ रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो पहले बात इसके सॉल्यूशंस की आ गई, चलो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास है x² + x - 2 = 0। ओके, आप ना ये स्टडी तो 8-9 से करते आ रहे हो, आपको दो नंबर चूज करने हैं ऐसे जिनका जो एस है, मतलब सम जो है वो 1 हो, जो प्रोडक्ट है वो -2। वो क्लियरली दो नंबर कौन से होंगे, एक होएगा 2, एक होएगा -1, क्योंकि अगर आप 2 और -1 को ऐड करते हो तो आपके पास आता है 1, और 2 और -1 को मल्टीप्लाई करते तो आता है -2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएंगे फैक्टर वाइज x² + 2x - x - 2 = 0। यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ बच गया x + 2, यहाँ से -1 कॉमन आया, यहाँ बच गया x + 2 = 0। तो ये आ गया x - 1 x + 2 = 0, x - 1 = 0,
और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ गई 1 और एक वैल्यू आ गई -2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट था उसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो 1 एक -2। तो इसका सेट कुछ इस तरीके से दिखा जाएगा। गॉट इट? ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला था, इसलिए मैंने एलिमेंट को कॉमा डाल के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं हमारे पास एग्जांपल नंबर सेकंड की, जो कि कुछ इस तरीके से है। यहाँ बोला गया है एक ऐसा सेट लिखो जिसमें पहले कंडीशन दी गई है कि x के बारे में लिखना है, और x क्या है? x है एक पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी बात क्या लिखी गई है? जो x कह रहे ना ये 40 से छोटा है। अच्छा, अब ना बात करते हैं वो कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका हमारे पास जो स्क्वायर है वो 40 से छोटा आता है। चलो मैं एक बार ना स्टार्ट करता हूँ 1 से। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं लेस देन 40 आएगा? यस, जो 1 है वो 40 से छोटा है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता 4 आता, ये भी 40 से छोटा है। 3 का स्क्वायर करता तो वो भी 9 आता। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ तक तो भी छोटे आ। लेकिन जब बात करेंगे ना 7 की, जो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है भाई, और जो 49 है वो हमारे पास 40 से बड़ा आ गया। ये नहीं लेना, क्योंकि सेट में कंडीशन दी गई थी कि आपको लेना ही वो नंबर है जो हमारे पास इससे छोटा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब ना हमारे पास अगर यहाँ पर वर्ड पॉजिटिव इंटीजर ना होता तो कंडीशंस चेंज हो जाती। कंडीशंस क्या आ जाती? हमारे पास 0 भी इन्वॉल्व हो जाता अगर अगर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड ना होता। ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, -1 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, -2 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, -3 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है। ठीक है, तो भी हमारे पास ये चीज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये 40 से छोटा होता है। वैसे ही -4 का स्क्वायर, देखो रीजन पता है क्या है? अगर यहाँ पे नेगेटिव भी आ गया तो स्क्वायर करने पर तो नंबर पॉजिटिव ही बनेगा ना। ठीक है, वही बात अगर ये -7 से पीछे चला जाता तो हमारे पास ये 49 आता, जो कि 40 से बड़ा हो जाता। अगर वर्ड पॉजिटिव ना होता, सिर्फ इंटीजर लिखा होता, तो हमारे पास इस सेट के अंदर ना एलिमेंट ना स्टार्ट होने थे -6 से, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वर्ड लिखा हुआ था तो हमारे पास यही सेट है। ये सारा कुछ बताने की गरज नहीं है था कि ये चीज बड़ी मैटर करती है कि यहाँ पे आपके पास ये जो सिंगल लाइन प्रॉपर्टी लिखी हुई है ये किस चीज को फॉलो कर रही है, किसको नहीं कर रही। ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे, सारी बातें बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। ठीक है, इसमें आपके पास ना उल्टा करेंगे हम इस बार हमारे पास ऑलरेडी एक रोस्टर फॉर्म दी गई है जिसको हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। अब हमें ना देखो ध्यान से देखिए सेट के अंदर 1 4 9 16 25 कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। ये देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, और चलता जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो सारे स्क्वायर्स हैं ये क्लियरली क्या पता लग रहा है, ये जितने भी स्क्वायर दे रखे हैं सारे सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर दे रखे हैं। तो इसको ना मैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी सेट जो ए है ये कैसे बन सकता है? x सच दैट x इज n स्क्वायर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दो ये सारा सेट बन जाएगा, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। और साथ में ये बात लिखी जा सकती है इसमें x belongs to सॉरी n जो स्मॉल n लिखा है इट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने कंडीशन लगा दी कि आप n नेचुरल नंबर में n जो है वो नेचुरल्स में से लेते जाओ और आपके पास ये सेट बनता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे करने के लिए तो हम ऐसे भी लिख सकते थे x such that x is square of natural number। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सेट बिल्डर को फॉर्म को लिखने के लिए अल्टरनेट्स मिल जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अब जो नेक्स्ट सेट दे रखे हैं उसको भी हम प्रेजेंट करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में।
अब ना इसको ऑब्जर्व करो, इसमें पता क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, यहाँ पर ना जो नंबर आ रहा है, नीचे वाला नंबर उससे एक बड़ा है, फिर उससे नेक्स्ट नंबर आया, नीचे वाला नंबर उससे बड़ा हो गया, फिर 2 के बाद 3, 3 उससे बड़ा नंबर आ गया, 3 के बाद 4 उससे बड़ा नंबर आ गया। तो ना अगर मैं इसको लॉजिकली देखूं, ये पता क्या हो रहा है हमारे पास, ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये प्रेजेंटेशन कैसी होगी, एक n आया, उसके बटा में जो नेक्स्ट है ना उससे बढ़ के एक आया, उसका डिनोमिनेटर उससे एक बड़ा था, मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, अगर यहाँ पे 2 है उससे एक बड़ा, यहाँ पे 3 हो गया, अगर यहाँ 3 है यहाँ 4 हो गया, 4 है 5 हो गया, 5 है 6 हो गया, 6 है 7 हो गया, 7 है 8 होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं 7 क्यों नहीं लेके आ सकता, क्योंकि मेरे पास सेट 6 तक ही जा रहा है, ठीक है। तो 6/7 इसका इस नंबर है, इसका मीनिंग मैं n 6 से बड़ा नहीं ले सकता, और स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। तो आपको चीज प्रेजेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो आपका जो n है वो 1 से लेकर 6 के बीच में है, और n आप बात कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखने में तो ऐसे लगता था कि भाई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेकिन जब हमने इस इक्वेशन की हेल्प ली तो हमारे पास ये बड़े इजी तरीके से लिखा गया। ओके, अब हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 5 है ना, मैथ की कॉलम्स हैं, एक तरफ आपके पास रोस्टर फॉर्म दी गई है, दूसरी तरफ आपके पास दी गई है सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको ये बात देखना है कि कौन सा पार्ट किसके साथ मैच करेगा। मैथ की कॉलम जैसे बुक वर्क करते थे, छोटी क्लास में स्टडी करते थे मैथ की कॉलम से, लेकिन इसको हम सेट की फॉर्म में करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसका हम कैसे करेंगे, अब देखते हैं। हमारे पास ना फर्स्ट वर्ड लिखा है, चलो यहाँ पर तो रोस्टर फॉर्म प्रेजेंट ही है, हम सेट बिल्डर फॉर्म को एक बार चेंज करते हैं। हम मैं यहाँ पे ए को लिखता हूँ, एक्स एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, ये ना लिखा हुआ लास्ट में डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है, ये लिखा है डिवाइजर ऑफ 18, एंड इस डिवाइजर ऑफ 18 वो वाले पॉजिटिव इंटीजर जो 18 को डिवाइड करते हैं। कौन कौन से डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड करते हैं 2 भी करते हैं, 3 भी करते हैं, 4 18 को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता, 4 डिवाइड नहीं करता तो वो सेट के अंदर नहीं आएगा, 5 नहीं करता 6 करेगा, उसके बाद अगर आप सोचोगे ना आपको पता लग जाएगा 9 और 18 करते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 2 3 6 9 18, वो ये एलिमेंट ये पड़ा, इसका मतलब जो थर्ड पार्ट है ना वो कनेक्ट होएगा इसके साथ, ये इसका मैच करेगा। ओके, उसके बाद जो बी ऑप्शन है वो क्या है, एक्स एक ऐसा इंटीजर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन क्या है, बी के लिए ये इक्वेशन कुछ ऐसी है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। छोटे क्लासेस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो अप्लाई होके हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसके हेल्प से हमें क्या मिला, एक्स की वैल्यू आ गई -3 और 3, तो सेट में क्या बनेगा -3 और 3, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो सेट है, ठीक है, ये इसका कनेक्ट हो रहा है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो हो गया बी के साथ, तो ये मैच कर दिया हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक्स एक ऐसा इंटीजर है सी ऑप्शन में, ठीक है, एक्स एक ऐसा इंटीजर है जो हमारे पास इस सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहा है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 जो कि होता है 0, तो इससे जो सेट बनेगा उसमें सिर्फ एक 0 एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये होगा, ये इससे मैच हो गया। वैसे तो अपना फोर्थ पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ से एक ऑप्शन ये बच गया, यहाँ से एक ऑप्शन ये बच गया, तो ऑब्वियसली फर्स्ट का आंसर डी ही होगा। फिर भी हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। हमारे पास डी में क्या बोला गया था कि आपने ना प्रिंसिपल में से लेटर लेने हैं इस वर्ड से, ठीक है। अगर मैं इसमें लेने की कोशिश करूँ क्या आएगा, PRINC। अब मैं आई दोबारा नहीं लिखूंगा, याद हो जो सेट की डेफिनेशन दी थी क्या था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो आई एक बार आ गया, दोबारा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या आ गया, पी भी रिपीटेड है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ए, हाँ ए को लिखना पड़ेगा, एल, एल को भी लिखना पड़ेगा, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो PRINCAL है ये यहाँ पर भी पड़ा है, ओके। तो हमारे पास जो फर्स्ट का आंसर है, ठीक है, वो हमारे पास डी आ गया। तो आज हमने क्या कर लिया, आज ना हमने एनसीईआरटी बुक के रिगार्डिंग जो फर्स्ट वर्कशीट एक्सरसाइज 1.1 के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, हमने सेट की इंट्रोडक्शन कर ली, ठीक है,
और 1.1 के रिगार्डिंग जितनी भी एग्जांपल्स बनती थी वो सारी की सारी हमने स्टडी कर ली। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर किस चीज के ऊपर होएगा, वो होएगा हम एक्सरसाइज 1.1 को फुली सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरी एक सजेशन है, आप क्या कीजिए, ये वाला लेक्चर देखने के बाद वर्कशीट 1.1 को प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। वो एक्सरसाइज जब सॉल्व हो जाएगी, उसमें कुछ डाउट्स आएंगे, उसके बाद आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, ठीक है। वैसे मैं तो उसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आप अगर खुद पढ़ के देखोगे ना तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। ओके, तो होप करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिएगा। तो क्या, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।